हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अखिलेश कोठारी और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अखिलेश कोठारी स्टडी प्लस वर्कआउट में। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने फंजाई के बारे में, उसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं और जो स्पीसीज़ बहुत सारी उनकी थी, हमने उनका अध्ययन कर लिया है और काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन उस पर हो चुके हैं। तो आपने यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देखें और सीरियल वाइज हम सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हेट्रोथैलिज्म एंड पैरासेक्सुअलिटी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें दो कवक जाल रचना में समान तथा दैहिक रूप से भिन्न होते हैं कहलाता है। तो फ्रेंड्स, वो प्रक्रिया कहलाती है हेट्रोथैलिज्म यानी विषम जालिकता। तो यानी दो माइसिलियम होंगे और वो रचना में यानी स्ट्रक्चर में और दैहिक फिजियोलॉजिकल रूप में भिन्न भिन्न होंगे, तो ये क्या कहलाती है? हेट्रोथैलिज्म। अगला प्रश्न, विषम जालिकता के बारे में किसने बताया? तो फ्रेंड्स, हेट्रोथैलिज्म के बारे में ब्लैक्सली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया 1904 में। अगला प्रश्न, ब्लैक्सली ने विषम जालिकता का अध्ययन किन कवकों पर किया? तो फ्रेंड्स, ये म्यूकर एस्टिल्गो पक्सिनिया जैसे कवकों पर इसका अध्ययन किया। अगला प्रश्न, जिनमें एक स्पोर से बने माइसिलियम के दो हाइपी के संयुक्त होने से जाइगोट बनते हैं कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, वो कहलाते हैं होमोथैलिक। अगला प्रश्न, प्रमुख हेट्रोथैलिक जातियां हैं? तो फ्रेंड, प्रमुख हेट्रोथैलिक जातियां हैं म्यूकर, म्यूसिडो और म्यूकर स्टोनिफोर। अगला प्रश्न, पैरासेक्सुअलिटी की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो फ्रेंड्स, पैरासेक्सुअलिटी की खोज पोंटेकोर्वो और रोपर ने की थी। अगला प्रश्न, इन्होंने किस पादप में पैरासेक्सुअलिटी की खोज की थी? यानी बात हो रही है कि पोंटेकोर्वो और रोपर ने किस पादप में पैरासेक्सुअलिटी की खोज की थी? तो फ्रेंड्स, एस्परजिलस न्यूडुलेंस में इन्होंने पैरासेक्सुअलिटी की खोज की थी। अगला प्रश्न, कवक सेक्स हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो फ्रेंड्स, ये डी बेरी एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कवक सेक्स हार्मोन के बारे में बताया 1891 में। तो इस यूनिट का लास्ट फेज है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा एज अ पैराग्राफिकल टाइप है और आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते रहिए। आप स्क्रीनशॉट से वो आपके पास सेव हो जाएंगे और आप उनको कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो दैनिक जीवन में जो कवक हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं, यानी उनसे हमें लाभ भी होता है और उनसे हमें हानि भी होती है। तो हम पहले यूज़फुल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। कवकों की जो यूज़फुल एक्टिविटीज़ में, तो सबसे पहले तो कवकों का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, जैसे कि मशरूम और मोर्चेला। दूसरा है कवकों का उपयोग प्रयोगशाला में होता है, यानी लैब में प्रयोगशालाओं का उपयोग कवकों का उपयोग होता है। कुछ कवकों का उपयोग वाइन, विस्की, बियर, रम आदि बनाने के लिए किण्वन की प्रक्रिया में होता है, जैसे ईस्ट, सैक्रोमाइसिस, इलिप्सोडेंस। अगला, कुछ कवकों का उपयोग एंजाइम बनाने में होता है, जैसे एमाइलेज और पैक्टिमेज जैसे एंजाइमों को बनाने के लिए कवकों का उपयोग होता है। कुछ कवकों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स तथा अन्य उपयोगी मेडिसिन जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, क्राइसोगेनम से प्राप्त होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त होती है।
और एर्गोटाइन आपकी क्लेविसिप्स परपेरिया से प्राप्त होती है, और इफिड्रिन जैसी जो हमारे पास मेडिसिन हैं ये हमें मिलती हैं कवकों से। कई कवकों का उपयोग वाणिज्यिक यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में होता है, जैसे सिट्रिक एसिड बनाने में, फ्यूमेराई, लैक्टिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड इत्यादि बनाने में भी फंजाई का उपयोग होता है। अगला है फंजाई इन एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स क्योंकि कवक मृतोपजीवी होते हैं, और जो मृतोपजीवी होते हैं वो फ्रेंड्स अपघटक का काम करते हैं, और ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यानी ये जो मृत पादप हैं उनको उनकी बॉडी को सड़ा गलाकर ह्यूमस में बदल देते हैं, और ह्यूमस क्या करता है, ये मिट्टी की फर्टिलिटी यानी उर्वरता शक्ति को बढ़ा देता है। कुछ उच्च कोटि के पादपों की जड़ों में रहते हैं और आवश्यक पोषक को अवशोषित करने में उनकी सहायता करते हैं, जैसे माइकोराइजा। अगला फ्रेंड्स, कुछ कवकों का प्रयोग हार्मोन उत्पादन में होता है, जैसे जिब्रेलिन हार्मोन का उत्पादन करने के लिए भी हम कवकों का उपयोग करते हैं। और जो फ्रेंड्स जिब्रेलिन है वो फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी और डिमेटियम प्लूलेंस आदि से फंजाई से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए थे इसकी यूज़फुल एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ की। तो फ्रेंड्स हार्मफुल एक्टिविटीज़ में हमने पिछले कई स्पीसीज़ का पिछली वीडियोज़ में अध्ययन किया। तो आपने देखा होगा कि कई प्रकार के फंजाई हैं जो प्लांट्स में डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, तो यानी इनके हार्मफुल इम्पैक्ट भी हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कुछ कवकों की उपस्थिति से भोजन खराब हो जाता है, जैसे म्यूकरोरिस्ट, यानी अगर ये भोजन में पड़ गए तो उसे खराब कर देते हैं। कुछ ईस्ट रेशम के कीड़ों को मार देते हैं, यानी जो रेशम के कीड़े होते हैं उन्हें मार देते हैं, जिससे रेशम उत्पादन में भारी नुकसान होता है। और कई प्रकार की प्लांट डिजीज़ हमने अभी पढ़ी, कई प्रकार के प्लांट्स में, जैसे टोमेटोज़ में कॉटन बीन्स प्लांट्स और गेहूँ इत्यादि ऐसे कई प्लांट्स हैं जिनमें ये रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि स्मट रस्ट ऑफ वीट ये पक्सिनेग्रेमनिस के कारण होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये फाइटिप्टोरिया इन्फेस्टेंस के कारण होता है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्बुगो कैंडिडा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी कुछ ऐसे हैं, और इनको हमने पिछली वीडियोज़ में ही पढ़ा है, तो इनका ज़्यादा जिक्र हम नहीं करेंगे। आप पिछली वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा, और उनमें जो भी प्लांट डिजीज से संबंधित फंजाई हैं आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे जाएंगे और आपको इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू, और आई होप आपको ज़रूर हेल्प मिल रही होगी मेरे को बनाए हुए क्वेश्चनों से। तो फ्रेंड्स आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू।